न्यूज, सच जरूरी। ब्रेक के बाद फिर आपका एक स्वागत है शाम की खबरों में। मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। और अब बढ़ते आज की हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, जनसंघ से लेकर अब तक पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को किया हमेशा याद। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव पर जल्द होंगे कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद मुराद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब खबरें विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया है। जनसंघ से लेकर अब तक पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को हमेशा याद रखा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जनसंघ के समय से हमारी पार्टी ने हमेशा समाज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद रखा और उनका सम्मान किया है। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहिब अंबेडकर की आत्मा को ठेस पहुंचाई है। जब वे जीवित थे तब उन्हें वो सम्मान और जिम्मेदारियां नहीं दी गई जिसके वे हकदार थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कैबिनेट में उनकी योग्यता के अनुसार कोई भूमिका नहीं दी। जब अंबेडकर ने संविधान के आधार पर चुनाव लड़ना चाहा तब कांग्रेस ने लगातार उन्हें हराने की कोशिश की। जनसंघ के जमाने से लगा करके हमारी पार्टी ने सदैव अंबेडकर जी के समाज में उनके द्वारा किए गए योगदान को स्मरण करने के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके पूर्ववर्ती हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे अपने विचार परंपरा के आधार पर हर साल उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। इतना ही नहीं, उनके 5 तीर्थ जिनके आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जहाँ जन्म हुआ, वो महू में भी उनका पहली बार स्मारक बना करके हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे अटल जी के साथ हमारे मुख्यमंत्री उस समय के भारतीय जनता पार्टी के, उनने महू में वो स्मारक बनाया। हर साल एक बड़ा महाकुंभ लगाने का काम भी हमारे अपने अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि यहाँ ग्वालियर में भी अंबेडकर जी के स्मारक का ये भव्य स्थान है, जिसमें सेकंड चरण का काम का मैं जल्दी भूमि पूजन करने वापस आने वाला हूं। और कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब की आत्मा को दुखाया। जीते जी बाबा साहब के साथ झूठ बोलकर छल किया गया। उनको उनकी योग्यता के हिसाब से मंत्रिमंडल के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नेहरू जी ने जवाबदारी नहीं दी। और उससे आगे बढ़ते हुए जब वो उनके संविधान के आधार पर चुने हुए चुनाव में आना चाहते थे तो कांग्रेस ने उनको लगातार चुनाव हराने का प्रयास किया। उनकी पार्टी के जब 2 सदस्य चुनाव जीते और एक ने अपने सीट से इस्तीफा दे करके बाबा साहब के लिए उपचुनाव की स्थिति लाए, तब भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अंबेडकर जी को वो चुनाव भी हरा करके पूरी लगा करके अपनी बाबा अंबेडकर साहब की जो मूल विचारधारा है उसके विरोध में कांग्रेस की विचारधारा की स्पष्ट लाइन खींची। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने अपने जीवन में जो दिल्ली के अंदर योगदान दिया वो किसी से छिपा नहीं, संविधान से लगा करके पार्लियामेंट तक। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के एक चित्र को भी तत्कालीन प्रधानमंत्री लगाना उचित नहीं समझा। प्रतिमा लगाने की तो बात छोड़ो, बाबा साहब के लिए पार्लियामेंट में पहली बार तेल चित्र लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व ने किया है। बाबा साहब जी जीते जी परेशान रहे, कांग्रेस ने सदैव दुख दिया। और जब शरीर छूटा तो बाबा साहब अंबेडकर जी का दाह संस्कार के लिए भी दिल्ली में जगह तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री और सरकार ने नहीं दी। उतना ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के पार्थिव शरीर को लेकर के उनकी चैत्य भूमि जब बम्बई ले गए तो विमान के आने जाने का खर्चा भी सरकार ने उनकी पत्नी से लिया है। इससे बड़ा निंदनीय काम क्या होगा। कांग्रेस का दोहरा चरित्र सदैव सामने आता है। कांग्रेस हमेशा अपने वोट बैंक के लिए बाद में बदलती है। जैसे कि आपातकाल का पाप कांग्रेस के सिर पे था जब उनने संविधान की एक तरह से हत्या करते हुए कोर्ट ने उनको डिबार किया, कोर्ट ने उनका चुनाव अवैध घोषित किया, बदले में उनने देश को आपातकाल दिया। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर।
बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। बीजेपी सांसद और कोलकाता में कथित गैंगरेप मामले की जांच के लिए गठित पार्टी की तथ्य जांच समिति के सदस्य मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में किसी भी घटना की निष्पक्ष जांच कर वापस सुरक्षित लौटना ईश्वर की कृपा से ही संभव है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि मेरा कर्तव्य है कि वहां जाकर पूरी निष्पक्षता से जांच करूं। मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही इन घटनाओं को गंभीर चिंता का विषय माना जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि वहां की पूरी सरकार, पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह विफल हो चुका है। वहां कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं बचा है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। बड़ी ही दुखद घटना है, बहुत शर्मनाक घटना है और भारतीय जनता पार्टी ने माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया है। एक अच्छा निर्णय है, जांच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। देखिए, ये इस ढंग की पहली घटना नहीं है, लगातार आरजी का आरजी। अब इससे बड़ा बड़े दुर्भाग्य क्या होगा कि लॉ कॉलेज के कैंपस में एक लॉ स्टूडेंट के साथ इसका जो एक्यूज्ड लोग हैं उसका नेतृत्व एक टीएमसी से जुड़ा वो पूर्व छात्र था और अभी वहीं का स्टाफ है। बच्ची को घसीट के लोग ले गए गार्ड रूम में और वहाँ पे रेप किया, वीडियो बनाया, जैसा कि मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। अब तो जांच समिति के हम सदस्य हैं, जांच अब करने पर असलियत क्या है वो पता चलेगा और जो भी आएगा वो सबके सामने रिपोर्ट आप लोग देंगे, पार्टी को देंगे। लेकिन बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। और पश्चिम बंगाल में ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही चिंता का विषय है। लगता है कि पूरी सरकार, पूरी पुलिस मशीनरी, सारा तंत्र एकदम फेल है। कहीं कुछ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ पश्चिम बंगाल में रह नहीं गई है। कोई सेफ नहीं। अगर कानून का विद्यार्थी, लॉ स्टूडेंट सेफ नहीं है, बच्ची, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के आम जनता की क्या हालत होती होगी। सर, बंगाल में जिस तरह की स्थिति है, ऑल इंडिया अलायंस के लोग संविधान पे हमले की बात कहते हैं, लेकिन वहाँ कभी मेडिकल की छात्रा, कभी लॉ की छात्रा, मतलब जो संवैधानिक बदलाव में जिनका एक भूमिका हो सकता है, उसके पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ इस तरह की अपराध हो जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये संविधान की किताब लेके और घूम रहे हैं लोग और संविधान पे आक्रमण। लेकिन सही संविधान में तो एक राजतंत्र, जो राज्य बनाए गए हैं, केंद्र की कुछ जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की जिम्मेवारियां हैं, पुलिस की जिम्मेवारियां हैं। तो इसको निभाने के लिए और इसको निभाने में जिस ढंग से पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता जी की सरकार जितनी एकदम पूरी तरह असफल है, फेल है, बल्कि आपने देखा होगा कई घटनाएं ऐसी रही हैं जिसमें कि सरकार के द्वारा प्रायोजित घटनाएं हुई हैं वैसी, और इसके बावजूद सरकार कंटिन्यू कर रही है। अब देखें, अब तो जांच के बाद जो भी होगा हम लोग सही रिपोर्ट देंगे। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा निर्णय लिया है और इस पर जो रिपोर्ट अगर आता है और लगता है कि सरकार का पूरा फेल्योर है, तो केंद्र सरकार को भी इस पर कोई ना कोई एक कड़ा स्टेप लेना चाहिए। जो रोज़मर्रा की घटनाएं हो गई है, कोई वहाँ पे अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, कोई सेफ नहीं है, आम जनता त्राही त्राही कर रही है। और घुसपैठियों की बात आप देख ही रहे हैं, हर गांव, हर कस्बे में लोग जो है सो एकदम अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो देखें आगे क्या होता है, रिपोर्ट आने दीजिए। बंगाल में कई घटना, बहुत सारी टीमें गई है, NHRC से लेकर CBI, उन सब पे भी हमला हो जाता है, तो किस तरह से आप जाकर के फैक्ट फाइंड करेंगे? देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में जाके किसी घटना का जांच कर लेना और उसके बाद सुरक्षित वहाँ से लौट जाना, ये बहुत बड़ी बात होगी। भगवान की कृपा होगी तभी ऐसा होता है। लेकिन एक निर्णय पार्टी ने लिया है और एक सदस्य बनाया गया है, तो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जो है सो मैं समझ जिम्मेवार नागरिक के तौर पे मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं वहाँ जाऊँ, निष्पक्ष जांच करूँ, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे वहाँ के स्टूडेंट्स हों, वहाँ के टीचर्स हों, कैंपस के जो भी स्टाफ हों, और इस घटना से संबंधित जितने भी लोग हों, सबसे हम मिलेंगे,
अब चाहे उसका हसर जो हो, जो भी डिस्टर्बेंस हम लोग को कोई करे, कोई हंगामा करे, जो करे, लेकिन उससे हम डरेंगे नहीं। हम निष्पक्ष जांच करेंगे और जिससे भी मिलना होगा, जो भी एविडेंस कलेक्ट करना होगा, हम उसमें कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। हम एक बढ़िया जांच का रिपोर्ट यहाँ देंगे, जिससे कि जो सच्चाई है वो जनता के सामने आए, पूरे देश के सामने आए, पार्टी के सामने आए, सरकार के सामने आए। कब जा रहे हैं सर आप लोग? अभी लगता है कि हम जल्दी जाएंगे, आज ही कल में जाएंगे। प्रोग्राम फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि 1 आध घंटे में फिक्स हो जाएगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव जल्द होंगे, कैबिनेट मंत्री जावेद अहमददार का बयान। कैबिनेट मंत्री जवाद अहमददार ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव निश्चित रूप से आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं चाहती और चुनाव जल्द ही संपन्न होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि चुनावी व्यवस्था को सुचारू रूप से कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की रुकावट न आए। उनके इस बयान से क्षेत्र में पंचायत चुनाव की संभावनाओं को लेकर उम्मीदें और बढ़ गई है। पंचायत इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे और सरकार इसमें कोई रुकावट नहीं है। जैसे कहा जाता है कि सरकार नहीं करना चाहती, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि वो प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद इंशाल्लाह रहमान जो है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे। उसके हवाले मैं तो मुझे तो उसकी जानकारी नहीं है, पर वुमेन 33% रिजर्वेशन है, वो उसी से होगी जैसे पहले आया है उसी तरह दोबारा भी हो जाएगा। देखिए NDPS जो है कानून तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, नहीं उसका कुछ और खास। देखिए नशा जो है, हमारी कोशिश है कि ये हमारा स्टेट जो है नशे मुक्त रहे, बल्कि पूरा देश नशा मुक्त रहे, जिससे हमारे नौजवान जो तबाह होते हैं, बर्बाद होते हैं। ये सही बात है। एनफोर्समेंट एजेंसियां जो हमारी हैं उनको और सतर्क रहने की जरूरत है, उनको ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की जरूरत है, उनका जो सोर्स है जो उनको इंफॉर्मेशन देता है वो डेवलप करने की जरूरत है, ताकि जितने भी लोग इस नशे के साथ जो मुंसलिक है, जो बिजनेस करते हैं, जो लोग लड़कों का जहन खराब करते हैं या लड़कों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो उनको कानून अपनी केस में लाए और उनको सख्त से सख्त जो है सजा मिलनी चाहिए। देखिए सरकार अपनी तरफ से रिहैबिलिटेशन पार्ट को देख रही है। सरकार ने इस साल के बजटरी प्रोविजन में पैसे रखे हैं और कोशिश है कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक रिहैब खुले, रिहैब बनाए, ताकि वहाँ काउंसलिंग भी हो, साइकियाट्रिस्ट भी हो और जो भी पॉसिबल हेल्प उन लोगों को, उन बच्चों को मिलना चाहिए जो उसके शिकार है। हमारी कोशिश है कि वो सहायता, वो जो सारी चीजें हैं वो हम वहाँ पर रखें। अब सीएम साहब ने जो जवाब दिया, आप कहते हो कि मैं उसके मुखालिफ हूँ। सीएम साहब ने सबकी तर्जुमानी की, वो लीडर ऑफ द हाउस है। अब उसने कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटहुड का ऐलान करती है और स्टेटहुड देती है तो हमें मतलब ही नहीं है। देखिए शर्मा साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, आप उससे बेहतर समझते हैं और जानते मुझसे बेहतर। मैं तो कम ही जानता हूँ, मुझे 5-6 महीने से उनका तारुफ हुआ है। जो लोग उनको बेहतर जानते हैं, मेरे ख्याल से ये सवाल आप उनको करिए। अब सीएम साहब ने जो बातें कही हैं वो हमारे लिए है, वो फरमान होता है, उसके अलावा कोई बात नहीं होती है। छोड़ देंगे क्योंकि अब अगर सीएम भाजपा का बनेगा, अगर कोई भी चाहता है स्टेटहुड हमें मिलता है, सीएम साहब ने जो बातें करी हैं वो तो हमारे लिए सही है, वो हमारा लीडर है। अगर उसने कोई बात करी तो हम सब लोग उस पर ही खड़े हो जाते हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने कांग्रेस सरकार पर संविधान प्रस्तावना में बदलाव का आरोप लगाया है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य एन रवि कुमार ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में आमतौर पर संविधान की प्रस्तावनाओं में बदलाव करना या उसमें चीजें जोड़ना घटाना आम बात नहीं होती, लेकिन हमारे देश में कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया। रवि कुमार ने इस बदलाव को अनुचित बताते हुए कहा कि ये देश की स्थिरता और संविधान की महत्ता के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान की प्रस्तावना को बिना व्यापक विचार विमर्श के छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। देखिए, विश्व में कोई देश हो प्रियम्बल में जोड़ने का निकालने का ऐसा काम नहीं करते, सामान्यतः नहीं करते, लेकिन हमारा देश में तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भारत
विश्व में एकमात्र देश है, इतना बड़ा उदारतावाद, इतना बड़ा दिल वाले, इतना बड़े हर देश में, हर देश से एक एक दो दो हजार लोग इधर होगा, वह होगा। इतना सारे देश में से हमारा देश में आए हैं, इधर रुके हैं, इधर सेटल हो चुके हैं। हमारा देश में अनेक धर्म है, अनेक पंथ है, अनेक विचारधारा है, लेकिन उनके बीच में भारत कभी भी अंतर से नहीं देखते हैं। इसलिए मैं ऐसे मैं नहीं चाहता हूं कि क्योंकि भारत एकमात्र देश है, बहुत बड़े जात्यतीत राष्ट्र, सेक्युलर कंट्री। इसलिए कांग्रेस वाले ये मानते होंगे, बीजेपी वाले तो बहुत कौमवादी पार्टी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सच्ची में अंबेडकर विचारधारा का हमारे पार्टी में अडॉप्ट करके, उसके सिद्धांत के आधार पर, संविधान के आधार पर, अंबेडकर के सिद्धांत के आधार पर, स्वामी विवेकानंद का विचारधारा के आधार पर, महात्मा गांधी जी के विचार के आधार पर एक व्यापक दृष्टिकोण से विश्व में एकमात्र देश होना, भारत एक सेक्युलर कंट्री, भारत एक सभी धर्म को मानने वाले कंट्री, ऐसे भारत को एक आइडेंटिफिकेशन विश्व में है। ऐसा ही आइडेंटिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि भामाशाह जयंती पूरे देश में सम्मान के साथ मनाई जाती है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भामाशाह जयंती के अवसर पर कहा कि यह त्योहार पूरे देश में बड़े आदर के साथ मनाया जाता है। महाराणा प्रताप की हर संभव सहायता करना सबसे पावन कार्य है, क्योंकि वे मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें हर तरह का सहयोग मिले। देखो, भामाशाह जयंती का ये पर्व सारे देश में बहुत सम्मान के साथ मनाया जाता है। मैं सोचता हूँ कि प्रताप के उस कठोरतम जीवन और आज़ादी की लड़ाई में जब भामाशाह को लगा कि प्रताप को सैन्य शक्ति और बाकी के लिए आज सब प्रकार की आवश्यकता है, धन और साधनों की, तो उससे विचार किया कि मेरे बाप दादाओं का ये जो कुछ है ये तो इसी के लिए दिया हुआ है, इसी के लिए है, तो इससे बड़ा पवित्र काम और क्या होगा कि राणा प्रताप को सब प्रकार से मदद करे, ताकि जो मेवाड़ की आज़ादी के लिए इतना संघर्षमय जीवन जी रहा है, उस आदमी को जो कुछ भी हमारी तरफ से सहयोग होता है, तो उन्होंने आर्थिक दृष्टि से भी सब कुछ था वो दान किया, और साथ में सेना में भी एक सैनिक की तरह से, एक नेतृत्व के तरह से काम किया। तो भामाशाह का सम्मान, जैसे प्रताप का नाम दुनिया में है, वैसे ही भामाशाह का नाम है। और अब जो भी कोई दान देता है, छोटा या बड़ा, उस सबको भामाशाह के नाम से पुकारते हैं कि जो भी दान देता है वो भामाशाह की उस कदमों को आगे बढ़ाते हैं। वो तो मैं जब शिक्षा मंत्री था तब मैंने पहली बार भैरव सिंह जी से आग्रह करके मैंने कहा ये हमारे सरकारी स्कूलों में कई दानदाता कई प्रकार से विकास के काम में, कोई हॉल बनाता है, कोई कमरा बनाता है, कोई लाइट लगाता है, कोई हमारी सुविधाएं देता है। तो मैंने जब उस सम्मान समारोह शुरू किया तो उस समय हम 1 और 2 लाख रुपया देने वालों का भी सम्मान करते हैं। धीरे धीरे सम्मान की राशि उस समय तो 10-12 करोड़ ही थी, आज की तारीख में लगभग 250 करोड़ से लेकर के 225 करोड़ तक सालाना सरकारी विद्यालयों में दानदाता है, प्रवासी हैं, यहाँ के लोकल हैं, वो उनको सहयोग करते हैं। तो एक समारोह में भामाशाह की भी याद ताजा होती है, और दान देने वाले सब लोगों को भी हम भामाशाह ही कहते हैं। इसको भामाशाह सम्मान समारोह के नाते पिछली बार सरकार ने यहाँ किया था, अब की बार उन्होंने जयपुर में किया है। देखो, वास्तव में आप और मैं सब भी यही सोचते हैं, इस प्रकार का जघन्य
अपराध होता है, उसके लिए ये कोर्ट कचहरी का इतना लंबा प्रोसेस आदमी को निराश करता है। इसे विशेष प्रकार के केस में जे टू डी हेयरिंग करके उसका निर्णय करना चाहिए, जिसके कारण से वास्तव में इसकी सही सजा अपराधी को तुरंत मिले, नहीं तो कई वर्षों के बाद मिलने के बाद उसका महत्व ही खत्म होता है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। अवैध चीनी मंझा पर डीसीपी क्राइम ब्रांच विक्रम सिंह का बयान, 1170 रोल बरामद, तो आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि अवैध चीनी मंझा के खिलाफ कार्रवाई के तहत अब तक 1170 रोल मंझा जब्त किए गए हैं और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई 26 जून से शुरू हुई और नियमित रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि आरोपी एक ऑफलाइन पोर्टर के माध्यम से मंझा की डिलीवरी करते हैं। ग्राहक सीधे पोर्टर से मंझा मांगते हैं जो उन्हें सौंपता है। शुरू में आरोपी केवल 1-2 रोल भेजते थे ताकि पकड़ में ना आ सके। चूंकि दिल्ली में चीनी मंझा प्रतिबंधित है, इसलिए लोग छुपाकर ही काम करते हैं। देखिए, चाइनीज मांझा जो इस टाइम 15 अगस्त और रक्षाबंधन के टाइम में ज्यादा पतंगबाजी की जाती है, तो उसको देखते हुए हमने 1170 रोल है चाइनीज मांझा का उनको रिकवर किया है और 2 अक्यूज को अरेस्ट किया है। सर, हर साल की लगातार चाइनीज मांझे से इंसिडेंट होते हैं। कल रात भी देखा था कि एक शख्स की मौत हो गई चाइनीज मांझे की वजह से। तो लगातार किस तरह से ये लोग लगातार बैन के बावजूद भी ये बाजार में बेच रहे हैं, पूरी डिटेल इसमें? देखिए, जैसे कि हमारा जो एक्शन है वो 26 तारीख को हमने पहला एक्शन लिया था, उसके बाद 27 को, तो रेगुलर हम एक्शन ले रहे हैं। चाइनीज मांझा को ये लोग जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाते हैं कि अपने ऑफलाइन किसी पोर्टर को रखते हैं, उसके द्वारा जिसको भी जो भी इनसे डिमांड करता है पर्सनली उसको पोर्टर भेजते हैं और 1 या 2 रोल भेजते हैं इनिशियली। ज्यादा कंसाइनमेंट आपको देंगे नहीं। इस तरीके से छुपके ये लोग काम कर रहे हैं। चाइनीज मांझा दिल्ली में बैंड है। और ऑनलाइन भी ये लोग इसकी बिक्री कर रहे हैं किस तरह से? ऑनलाइन का अभी हमारा जो इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम काफी ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे जो ये 2 केस अभी हमारे हुआ है, दोनों में हमें जो ऑफलाइन का ज्यादा हुआ है कि ऑफलाइन तरीके से बेच रहे हैं। कितनी रिकवरी करी है आप लोगों ने इस मामले में? इसमें टोटल 1170 रोल्स है रिकवरी की है। रिकवरी काफी अच्छी है और भी रिकवरी इसमें हम करेंगे। सर, लगातार इंसिडेंट जो होते हैं, तो इसमें आपको कोई कंप्लेंट मिली थी और क्या आप मैसेज देना चाहिए किस तरह से? जो लगातार इसमें घटनाएं जो हैं काफी ज्यादा दर्दनाक रूप ले लेती है, क्या वो सड़क पर चलते हुए वजह से? देखिए, कुछ जो जानवरों के लिए कुछ एनजीओ काम करती है, उनकी तरफ से वर्बली हमारे पास मैसेज आया था। इसके अलावा जो 15 अगस्त और रक्षाबंधन के टाइम पे हर साल आपने देखा है कि इस टाइप की इंसिडेंटें होती है, तो उसको देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने ये एक्शन लिया है। जनरल पब्लिक के लिए यही हमारी एडवाइस होगी और या एक रिक्वेस्ट होगी कि चाइनीज मांझा का जो भी लोग यूज करते हैं उनके खिलाफ वहां पे हमें पुलिस को रिपोर्ट करें, और अगर चाइनीज मांझा कोई व्यक्ति बेच रहा है उनके क्षेत्र में तो तुरंत उसको बताएं लोगों को, क्योंकि इससे ये दिल्ली में पहली बात तो बैंड है और इससे जान माल का खतरा है। काफी इंसिडेंट पहले भी हो चुकी है और जैसा आपने बताया अभी भी हुई है। तो आने के कई टीमें भी बनाई गई है या फिर हर जिले की टीम और क्राइम ब्रांच अलग अलग टीमें सारे इस पे काम कर रही है और आगे भी इस पर एक्शन लेती रहेगी? देखिए, जो टीम एज ए डीसीपी मेरे अंदर है, वो टीम इसमें कंटिन्यूअस काम कर रही है और इसकी तय तक हम जागे। इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आगे भी हमारी कोशिश होगी कि इसको अच्छे से हम इन्वेस्टिगेट करें और भी जितने भी लोग हैं इस टाइप की चाइनीज मांझा लीगल है जो कि उसमें बेचने में इन्वॉल्व है, उनको अरेस्ट करें। तो ये आता कहाँ से चाइनीज मांझा, कैसे बनाते हैं? अभी हमारे 2 केस है, जिनमें 2 केस अभी हमारे हुए हैं। इनमें एक में कहीं दोनों आउट ऑफ स्टेट है, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन आउट ऑफ स्टेट से आए, दिल्ली एनसीआर से बाहर से। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। देखते अगली खबर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का हमला, उनके परिवार ने 15 साल बिहार में बर्बाद किए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका परिवार बिहार पर 15 साल तक राज करता रहा और इन 15 वर्षों में उन्होंने बिहार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि पहली बार वोट देने वाले युवाओं को यह जानना जरूरी है कि 1990 के दशक में उनके परिवार ने बिहार में क्या किया था जब लोग लूटे गए और हत्या की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वे बिहार को फिर से बर्बाद करना चाहते हैं।
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में 20 महीने काम करने के लिए जो 20 साल में नहीं हुआ 20 महीने में करके दिखाएंगे। देखिए, ये 20 महीने का जो ये जिक्र कर रहे हैं ना, शायद ये भूल जाते हैं कि 15 साल बिहार की जनता ने इन्हें और इनके परिवार को देने का काम किया, और उन 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। तो ऐसे में जब वो 20 महीने का जिक्र करते हैं तो एक बार अपने परिवार के ही नेतृत्व में जो 90 का दशक था उसको याद कर लें, और उसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि उस दशक ने जो बिहार के हालात किए थे, आज भी उस खाई को भरते हुए दशकों बीत गए हैं, और उसके जिम्मेदार सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, इनकी पार्टी और इनके परिवार का नेतृत्व ही रहा है, जिसकी वजह से आज भी बिहार बनिस्पत राज्यों के अगर उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाया, उसका जिम्मेदार वो 90 का दशक रहा है। और ये आज की तारीख में जो यंग वोटर्स हैं, और ख़ास तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिन्होंने शायद वो 90 का दशक नहीं देखा होगा, जो 2005 के बाद पैदा हुए होंगे और 2025 में पहली बार वोट डालने जा रहे होंगे, उनको ये जानना ज़रूरी है कि क्या था वो 90 का दशक और क्यों उसको जंगल राज के नाम से कहा जाता है। किस तरीके से लूटमार, हत्या, अपहरण, डकैती, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों तक की हत्या, निर्मम हत्या किस तरीके से दिन दहाड़े खुलेआम की जाती थी, जिसकी वजह से देश में ही नहीं विदेशों तक बिहार को बदनामी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से आज भी बिहार और बिहारियों को एक गलत दृष्टि से देखा जाता है दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में। तो उसके जिम्मेदार तो यही रहे थे। तो अब एक और 20 महीना लेके क्या करना चाहेंगे? और बर्बाद करना चाहेंगे? जितना इनको और इनके परिवार और इनकी पार्टी को करना था पहले ही कर चुके हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। कोलकाता में कथित गैंगरेप मामले पर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का बयान। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि गैंगरेप के आरोपियों का तृणमूल कांग्रेस से क्या संबंध है, क्यों इतने सारे आरोपी टीएमसी पार्टी के सदस्य के रूप में सामने आते हैं। इस मामले में भी आरोपी टीएमसी का सदस्य पाया गया है। ये सब तब हो रहा है जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला है। मुझे लगता है कि अब बंगाल का नाम अनारकी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के पर्याय पर बना गया है। मैं जोरदार मांग करता हूँ कि जो सरकार अपनी महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल हो उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। ये शर्मनाक है कि सांसद आरोपी के साथ खड़े होकर उसे मित्रता का मामला कह रहे हैं या पूछ रहे हैं हम क्या करें। टीएमसी नेताओं का ऐसा व्यवहार जो आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं निंदनीय है। ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, गैंग रेप के आरोपी और टीएमसी का रिश्ता क्या है? क्यों ऐसा होता है कि आरोपी टीएमसी पार्टी के सदस्य निकलते हैं? जो लॉ कॉलेज की बच्ची के साथ भी यौन उत्पीड़न का जो मामला हुआ, उसमें जो आरोपी है वो टीएमसी का सदस्य निकल रहा है। और ये सब जब हो रहा है जब बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला है। एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न, भले वो आरजी कर हॉस्पिटल वाली घटना हो, एक बच्ची के साथ किस तरह की विभत्स घटना हुई, भले ही वो एक लॉ कॉलेज की घटना हो। मुझे लगता है कि बंगाल अब अराजकता, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का पर्याय बन चुका है। मैं पूरी जिम्मेदारी से मांग करता हूं कि ऐसी सरकार जो अपने प्रदेश में अपने प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सके, ऐसे प्रदेश में जहां के एमपी पुरुषों के जो आरोपी हैं उनके साथ खड़े हुए नजर आए, जो बोलते हैं कि साहब ये तो यारी दोस्ती में कुछ हो जाए हम क्या करें। शर्म नहीं आती ऐसे एमपीओं को, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जो आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी मांग है
कि जो प्रदेश अराजकता, जो प्रदेश भ्रष्टाचार, जो प्रदेश वंशवाद की भेंट चढ़ चुका है, जो कि बंगाल है, वहां पे तुरंत सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसी सरकार को जो अपनी घर की, प्रदेश की बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाए, वो ऐसी सरकार को 1% भी ना तो नैतिक अधिकार है सत्ता में बने रहने का और ना ही संवैधानिक अधिकार है। तुरंत सरकार को बर्खास्त करके वहां पर ममता बनर्जी को अपदस्थ करना चाहिए। लेकिन सर कल्याण बनर्जी का आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे पर तंज। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के परिणाम 13 मई को घोषित हुए, लेकिन आज तक ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। ऑनलाइन फॉर्म, OTP आदि में कई गड़बड़ियां हैं। ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जो पत्रकार परिषद में ले रहा हूँ, ये इसी विषय पे है कि महाराष्ट्र में लगभग 25 लाख विद्यार्थियों के हाल हो रहे हैं। 13 मई को इनके जो 10वीं कक्षा के जो रिजल्ट्स थे वो लग गए थे, घोषित हुए, और 13 मई से लेके अब तक जो ऑनलाइन प्रक्रिया इन्होंने शुरू की एडमिशन की, कहीं भी किसी को पता नहीं कि कैसे आगे जाए, क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए जो फॉर्म भरना था उस फॉर्म में गड़बड़ी थी, जो OTP आना था या जो भी SMS आना था उसमें गड़बड़ी थी, जो वेबसाइट या जिस कंपनी की वेबसाइट है, विंसिस या कोई कंपनी है पूना की, शायद पहली बार इतनी बड़ी स्केल पे ये हैंडल कर रहे सारी चीज़ें, तो उनको भी तकलीफ हो रही थी, उनकी भी साइट क्रैश हुई। तो पहला सवाल यही है कि 25 लाख विद्यार्थियों का भवितव्य, उनका भविष्य, उनकी ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस सिर्फ एक ही कंपनी के हाथों क्यों दी गई? दूसरी बात, कोई एक्सपेरिमेंट ना करते हुए, कोई ड्राई रन ना करते हुए आप क्या ये सारे 25 लाख विद्यार्थियों का भविष्य एक ही कंपनी के हाथों देने वाले हैं? तीसरी बात, आज तारीख है 28 जून, 20 जून को जो रिजल्ट आने वाला था आज भी नहीं आया है, तो इनकी ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस या पहली लिस्ट कब तक जारी होगी? चौथी बात, ये सारे फिर हिंदी की सख्ती का विषय हो या फिर इस ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस का विषय हो, इसकी जिम्मेदारी जो अकार्यक्षम मंत्री है दादा भूसे, उन पे ही है, और उनका इस्तीफा क्या फडणवीस साहब लेंगे? क्योंकि इस सारे प्रॉब्लम में रिपोर्ट कार्ड में जो फेल आ रहा है वो फडणवीस साहब का आ रहा है। सर, अगर देखा जाए तो एनसीपी जो शरद पवार ग्रुप है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं आपके साथ फिलहाल नहीं आना चाहता है, जिस तरीके से मोर्चा निकाला। हम इसमें कोई राजनीति नहीं देख रहे। आज अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पहली के कक्षा के विद्यार्थियों पे तीसरी भाषा सख्ती की जा रही है, और इसी के खिलाफ हम सारे लोग रास्ते पे आ रहे हैं। हम सख्ती नहीं मानेंगे। आज तक जो होते गया है वो ठीक था, पढ़ाई में से सब लोग आगे आते रहे। अगर आप देखें तो सिलिकॉन वैली से लेके किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में हो या किसी भी कंपनी में हो, जो मराठी स्कूल से आए हैं, जो या महाराष्ट्र से आए हैं, काफ़ी सारे लोग बढ़ते गए, या जिनका प्यार भी मराठी पे है, ऐसे भी लोग आगे गए। लेकिन आज जो सख्ती की बात हो रही है, और खास करके पहली के विद्यार्थी पे हो रही है, वो गलत है, और उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। जिसको साथ में आना है, जो भी मराठी प्रेमी हो, महाराष्ट्र प्रेमी हो, वो साथ में आए। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज TV। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।